वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके एलपी टेक के पेपर को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर की सीरीज को स्टार्ट किया, क्योंकि पिछले साल के पेपर से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखिए आपका एलपी का पेपर लगने वाला, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है 25 नवंबर से। किस शहर में आपका सेंटर गया है, किस तारीख को आपका पेपर लग रहा है, इन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके बाद टेक का पेपर जो है आपका दिसंबर में लगा है, तो समय आपके पास बहुत ही कम बचा है। इन अंतिम समय में आपको ढेर सारे पिछले साल के पेपर लगाने हैं, और जो टॉपिक आपको नहीं तैयार है उस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। यह हमारा एलपी एंड टेक सीरीज का 14वां वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 13 वीडियो कराए हैं, जिन्हें आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन कर सकता है, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से, आप सभी को मालूम है। पहली हमारी होती है ठोस की अवस्था, दूसरी होती है द्रव की अवस्था, और तीसरी होती है गैस की अवस्था। जब आप ठोस को गर्म करते हैं तो ये द्रव में चेंज हो जाता है, और द्रव को गर्म करने पर ये गैस में चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस रूप में होते हैं, और उन्हें गर्म करने पर वो द्रव ना होकर के डायरेक्ट गैस रूप में चेंज हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग सब्लिमेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपको वही पदार्थ बताना है जिसे ठोस हो और गर्म करने पर वो गैस में चेंज हो जाए। तो सही ऑप्शन होगा अमोनियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है NH4Cl, और इसे हम लोग नौसादर के नाम से भी जानते हैं। तो नौसादर के अलावा भी और पदार्थ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी ठोस के रूप में होती है, और गर्म करने पर ये गैस में चेंज हो जाती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा आयोडीन भी होती है, आयोडीन भी ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। नेप्थलीन, नेप्थलीन को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको देखिए एंथ्रासिन याद रखना है। एंथ्रासिन भी आपका सब्लिमेशन रिएक्शन में आता है, इसे भी गर्म करने पर यह ठोस होता है और डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। और कपूर तो आप सभी को मालूम है, कपूर को जब आप गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, जिसे दबा कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंचर आयोडीन के निर्माण में, खांसी के सिरप में और कई टॉनिक को तैयार करने में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा इथेनॉल, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH, और इसे हम लोग एथिल एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, स्प्रिट लैंपों में प्रयोग करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में, टिंचर आयोडीन के निर्माण में, खांसी का सिरप भी इसी से बनाया जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा जब लोगों को शराब या अल्कोहल नहीं मिल पाती है, तो वे लोग क्या करते हैं, खांसी के सिरप को ही पूरा पी जाते हैं, क्योंकि उसमें भी नशा होता है और वो भी आपका इथेनॉल से बनी हुई होती है। तो जो भी लोग अल्कोहल पीते होंगे, आपने देखा होगा जल्दी उन्हें खांसी नहीं आती है। अब यहाँ पर लिखा गया मेथनॉल, जिसका फार्मूला होता है CH3OH। इसका प्रयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। तो जब कई लोग घर में इथेनॉल बनाने का प्रयास करते हैं और गलती से मेथनॉल बन जाती है, तो मेथनॉल जो होती है विषाक्त होती है, विषैली होती है, और इसे पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती है और अंधे भी लोग हो जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरे और तीसरे ऑप्शन में इथेनोइक एसिड लिखा गया है और एसिटिक एसिड लिखा गया है। इसका फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये दोनों का वही फार्मूला है। एसिडिक एसिड को ही हम लोग इथेनोइक एसिड कहते हैं। और सिरका आपने देखा होगा ना, सिरका का जो अचार होता है, चटनी होती है, वो आपका एसिडिक एसिड से ही बनाई जाती है। तो टिंचर आयोडीन और खांसी की सिरप में इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, तीसरा क्वेश्चन होगा 5 किलोग्राम की एक वस्तु है, 2 मीटर की ऊंचाई तक अगर उसे उठाया जाए तो इस प्रक्रिया में कितना कार्य होगा, ये आपको बताना है। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, W बराबर होता है, अगर किसी वस्तु को ऊपर तक उठाया गया है तो यहाँ पर आप लोग mgs से निकाल लीजिए कार्य। ठीक है, m कितना आपको दिया गया है 5 किलोग्राम, g की वैल्यू यहाँ पर 9.8 आपको रखने के लिए कह रहा है। अगर नहीं दी होगी तो कहीं पर 9.8 रखिएगा, कहीं पर आपको 10 प्रयोग करना होगा। h आपको दिया गया है 2 मीटर तक उठाना है, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई 9.8 करेंगे तो ये आपका 98 आ जाएगा। और जो कार्य होता है ये किस में होता है, जूल में होता है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला। ठीक है, तो किसी वस्तु को उठाया गया है तो वहाँ पर आप लोग mgh लगा देंगे तो 98 जूल आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है पाल रेवरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का आपको नाम बताना जहाँ वे रहते थे, जहाँ उनकी मृत्यु हुई। और पाल रेवरे का घर अभी भी
किस शहर में स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए अमेरिका को जो स्वतंत्रता मिली वो 1776 मिली, लेकिन 1776 के पहले जो है 1773 में बोस्टन टी पार्टी हुई थी, जो तत्कालीन कारण था इस अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का। तो वहाँ पर पाल रेवले ने भाग लिया था, वो बोस्टन से संपर्क रखते थे, वहीं पर ही आपकी बोस्टन टी पार्टी हुई थी और इनकी मृत्यु जो है, इन्होंने 1773 में भाग लिया और मृत्यु हुई इनकी 1818 में। बोस्टन में इनका घर था और ये अमेरिका क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। और ये कौन थे, एक चांदी के कारीगर थे जिन्होंने एक देशभक्ति का काम किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो अपना लिंग बदल सकता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन, स्नेल, जिसे हम लोग घोंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लास्ट वाले ऑप्शन में इसने नेरिस को घोंगा लिख दिया, लेकिन नेरिस को घोंगा नहीं कहते हैं, स्नेल को ही घोंगा कहते हैं। तो घोंगा जो होता है ये उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब इसके अंदर जो है वो नर भी होता है और मादा भी होता है। जब अंडों का प्रजनन करना होता है तब ये नर में चेंज हो जाता है, जब अंडों की विकास की बारी आती है तो ये मादा में चेंज हो जाता है। तो ये आपका उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी में आता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा छठवां क्वेश्चन है और काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछा गया है। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए हमने आपको पादप हार्मोन पढ़ाए थे, जहाँ पर आपको ऑक्सीजन हार्मोन मिला होगा जो कि पादप की वृद्धि का काम करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। तो ऑक्सीजन के अंदर भी आपको नेचुरल ऑक्सीजन मिलेंगे और सिंथेटिक ऑक्सीजन मिलेंगे। तो नेचुरल ऑक्सीजन आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला, IAA आपको मिल रहा है। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो I से हो गया इंडोल और AA से हो जाएगा एसिडिक एसिड। ठीक है, तो इंडोल एसिडिक एसिड मतलब IAA जो है ये आपका ऑक्सीजन का यूनिवर्सल नेचुरल होता है, मतलब ये प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन आपका होता है पेड़ के अंदर। और बाकी जो आपके ऑप्शन में लिखे गए ये सारे आपके सिंथेटिक होते हैं, जहाँ पर IBA का फुल फॉर्म होता है इंडोल। इसे भी आप लोग नोट डाउन करिए कि ये भी ऑक्सीजन का होता है हार्मोन, लेकिन ये सिंथेटिक के रूप में होता है। तो प्राकृतिक पूछेगा तो लास्ट वाले ऑप्शन को सही करिएगा, अगर सिंथेटिक पूछता है तो इन्हें सही कर सकते हैं आप। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। साइट्रिक ऑक्सीजन ये भी आपका सिंथेटिक होता है। NAA लिखा गया है जिसका फुल फॉर्म होता है नेप्थलीन एसिडिक एसिड। ठीक है, नेप्थलीन एसिडिक एसिड, ये तीनों आपके जो हैं ऑक्सीजन के हार्मोन है, लेकिन सिंथेटिक वाले हैं और यूनिवर्सल नेचुरल में IAA आएगा। ये डीप क्वेश्चन पूछा गया है, अगर याद हो जाए आपको तो याद कर लीजिएगा। अब देखिए आपसे एक गोलाकार दर्पण में मुख्य फोकस पूछा गया कि मुख्य फोकस गोलाकार दर्पण में क्या होता है। जब आप दर्पण को देखिए बनाएंगे इस प्रकार से, मान लीजिए कोई दर्पण आपने बना लिया तो ये मुख्य अक्ष हो गया, और अगर यहाँ पर हमारा फोकस है तो आपको बताना है मुख्य फोकस आखिर होता क्या है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरे में देखिए लिखा गया है, यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु होता है जिसके माध्यम से मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होने के बाद पारित होती हैं या मुख्य अक्ष पर इस बिंदु से उत्पन्न होती हैं, ये दिखाई पड़ती हैं, उसे हम लोग जो है फोकस कहते हैं। मान लीजिए कोई किरण जो है अनंत से इस प्रकार से आ रही हैं, अनंत से आने के बाद फोकस में जो है एकत्रित हो जाती हैं आकर के। ठीक है, तो यही फोकस बिंदु आपका हो गया, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये फोकस से निकल रही हैं। देख रहे हैं ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये फोकस से निकल रही है, तो वही बिंदु होता है फोकस पॉइंट। तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्यात की गई है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल की परिभाषा किस नियम से आई है और बल का फार्मूला किस नियम से आया है। तो अगर आपसे फार्मूला कहेगा ना तो आपको गति का दूसरा नियम सही करना है, F बराबर ma। यदि आपसे बल की परिभाषा कह रहा है तो गति का प्रथम नियम आपको सही करना है। ठीक है, तो परिभाषा आपसे पूछा है तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या कहता है, जो कि आपका जड़त्व का नियम है। मतलब कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, जब तक कोई बाह्य फोर्स न लगाया जाए। यही इनर्शिया का नियम या फिर जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसी से बल की परिभाषा आई है। अगर बल के फार्मूले की बात करेंगे तो दूसरे से आया है। और तीसरे नियम में आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, आप सबको मालूम है। और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है
किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य में जो आकर्षण बल लगता है वो आपका गुरुत्वाकर्षण नियम के अंतर्गत आपका आता है। तो इसका सही वाला ऑप्शन होगा दूसरा, लेकिन रेलवे ने इसमें आंसर देने में गलती की है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। इसका चौथा ऑप्शन नहीं सही है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दूसरा वाला, ठीक है। तो इसे सुधार करिएगा। न्यूटन के गति के पहले नियम से परिभाषा आती है, बल्कि ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रजनन प्रणाली का आपको हिस्सा बताना है जो माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है, ये आप लोग बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्लेसेंटा ऊतक या फिर गर्भनाल होती है। जो आप देखते होंगे जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नाभि में एक नाल होती है ना, जिसे बाद में काट दिया जाता है। काट इसलिए दिया जाता है क्योंकि अब वो बाहर आ गया है, अब उसे बाहर से एनर्जी प्राप्त होगी। पहले पेट के अंदर था तो माँ के रक्त से उसका पोषण हो रहा था उस नाल के अंतर्गत प्लेसेंटा ऊतक से। तो जब तक पेट के अंदर था तब तक उस नाल की ज़रूरत थी और नाल के बाहर आने पर उसे काट दिया जाता है। अब उसे बाहर से दूध पिलाया जाएगा तो उसे बाहर से एनर्जी मिलेगी, तो उसे कहते हैं प्लेसेंटा ऊतक, जो कि माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला। अब देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से आपको विषम की पहचान करनी है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो विषम की पहचान करिए। यहाँ पर देखिए NaOH लिखा गया है और नीचे आपको ये लिखा गया है हाइड्रोक्साइड लिखे गए हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं NaOH जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये बेस तो नीचे भी लिखे गए हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो NaOH है, तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला। तो विषम कौन सा है? पहला। पहला जो है स्ट्रॉन्ग बेस है और बाकी नीचे वाले जो हैं वीक बेस में आते हैं। तो वीक बेस आपके अगर विषम की पहचान करनी तो ऊपर वाला आपने चूज कर लिया। अगर हम और भी बात करेंगे कि और कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं, जैसे यहाँ पर NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस में आ गया, KOH भी लिख सकता था, BaOH का होल ट्वाइज ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, LiOH, ठीक है। तो इस प्रकार के ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। और अगर वीक बेस की बात करेंगे तो तीन तो लिखे ही गए हैं। इसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी आता है, ये आपका उभयधर्मी का भी काम करता है। तो कुछ एक लिस्ट भी है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड की और स्ट्रॉन्ग बेस की, वीक एसिड वीक बेस की मैंने आपको लिस्ट बनाई है। जो इंपॉर्टेंट है वही इसमें लिखे गए हैं। अगर एसिड में आपको याद रखना है तो HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग में आता है, HNO3 जो है स्ट्रॉन्ग में आता है। ये तीन को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये तीन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे तो NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, कैल्शियम का आता है, KOH आता है और LiOH आता है। तो इनको ये चार आप स्ट्रॉन्ग बेस को याद कर लीजिएगा। वीक एसिड में देखिए COOH वाला आता है और एसिडिक एसिड आता है HF, इनको याद कर लीजिएगा, ये वीक एसिड में आते हैं। वीक बेस में कुछ आपके दिए गए हैं और कुछ जो इस ऑप्शन में लिखे गए उसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। CuOH का होल ट्वाइज हो गया, NH4OH हो गया, इन्हें भी जोड़ लेंगे तो आपका वीक बेस में आ जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद करके चलनी है, वे आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में बिजली पारित की जाती है तब क्या बनता है? ये पिछले सेट में हमने आपको क्वेश्चन कराया था। सोडियम क्लोराइड मतलब कि नमक, इसमें अगर आप बिजली प्रवाहित करेंगे, इसका जलीय विलयन हो गया, इसमें अगर आप बिजली प्रवाहित कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या बन जाता है, NaOH बन जाता है और क्लोरीन बनती है और H2 बनती है। तो सही वाला ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। तो समझ गए ये कौन सी रिएक्शन हमने आपको बताई थी, ये क्लोर क्षार रिएक्शन होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरीन ही बन रहा है और क्षार के रूप में NaOH ही बन रहा है, ठीक है। तो इसे क्लोर क्षार रिएक्शन कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में पिछली बार पूछा गया था कि कौन सा हाइड्रोक्साइड बनता है, तो NaOH पिछले वाले सेट में पूछा गया था। आज इसका पूरा ही पूरा पूछ लिया गया, H2 और Cl2 इसको भी पूछ लिया गया, जबकि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको पूरी रिएक्शन भी आपको बताई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने अपनी पुस्तक जो है सिलेक्शन डे के विषय में भारत के क्रिकेट के प्रति जुनून का वर्णन किया है? तो सिलेक्शन डे जो पुस्तक है ये किसकी है आपको बतानी है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा, अरविंद अडिगा की पुस्तक जो है इसका नाम है सिलेक्शन डे और ये कई बार अभी तक आपके एग्जाम में पूछी जा रही है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर। विक्रम सेठ की एक पुस्तक है, इसे हम लोग कहते हैं सूटेबल बॉय। सूटेबल बॉय जो पुस्तक है ये विक्रम सेठ की कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
और अमीश त्रिपाठी की पुस्तक आपके एग्जाम में पूछी गई है, जिसमें रामायण की श्रृंखला में इन्होंने राम के ऊपर पुस्तक लिखी, सीता के ऊपर पुस्तक लिखी, रावण के ऊपर पुस्तक लिखी और लंका के ऊपर पुस्तक लिखी, जो कि एग्जाम में आपके पिछले बार पूछा गया था। ठीक है, तो सिलेक्शन डे किसकी है? अरविंद आडिगा की पुस्तक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिए। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? एक का देखिए 16 होता है। अगर अणु की बात कर रहा है तो दो मतलब हो गए, 16 दूनी 32, मतलब कि 32 यहाँ पर मोलर मास आ गया। और मोलर मास का मतलब हुआ कि एक मोल में ऑक्सीजन का कितना मास हुआ? 32 ग्राम हो गया। तो अब आपको देखिए आणविक द्रव्यमान या अणु का द्रव्यमान निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है कि पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान, जैसे आपने 32 निकाला, ऊपर रख लीजिए और नीचे आपको कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग जो होता है वो आवागाड्रो नंबर होता है, जिसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 अगर आप रख लेंगे और इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे तो 6 पंचे 30 और 6 18, मतलब 5.2 मल्टीप्लाई 23 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इतने ग्राम निकल के चला जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो होगा वो इस प्रकार से निकाला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है, इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है और 10 मीटर पर सेकंड का जी का मान हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य का मान आपको बताना है। तो नीचे से उठा करके ऊपर रख रहा है सिर में, तो यहाँ पर अगर कार्य को देखा जाएगा तो कार्य भी यहाँ पर mgh के रूप में लगेगा, जैसे हमने आपको इसमें एक क्वेश्चन कराया भी हुआ है। तो m की वैल्यू यहाँ पर 25 दी गई है, g की वैल्यू यहाँ पर 10 दी गई है और h जो लिया गया है वो 2.5 मीटर सर में रख लेता है। तो रख लेता है तो कार्य तो होगा ही होगा, अगर रखे रहता है तो कार्य 0 हो जाएगा। अभी ये नीचे से ऊपर उठा रहा है तो यहाँ पर कार्य तो होगा ही होगा। तो 25 25 हम 625 हो गया और यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ये आपका 625 जूल का कार्य आ जाएगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। तो समझ गए इस फार्मूले का कैसे प्रयोग करना है हर जगह पर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं का वह कौन सा समूह है जो विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं, ये आपको बताना है। जो समुद्र में रहता है ऐसा संघ के प्राणी को हम लोग कहते हैं इकाइनोडर्मेटा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ये आपके समुद्र में ही रहते हैं, जिसमें आपके स्टार फिश आती हैं, ठीक है, ब्रिटल फिश आती हैं, ऐसे फिशें समुद्री जीव में ही आपके पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अर्थोपोडा लिखा गया। अर्थोपोडा में ज़्यादातर कीट आते हैं और ये सबसे बड़ा संघ है अर्थोपोडा जंतु जगत का। इसमें आपके मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, बिच्छू, ये सभी आपके अर्थोपोडा में आते हैं और ये सबसे बड़ा समूह है। अगर हम मोलस्का की बात करेंगे तो मोलस्का में कवच वाले आते हैं, जिनके शरीर में कवच ऊपर से ढका होता है, जिसमें आपका सीप हो गई, घोंगा हो गया, ऑक्टोपस हो गए, ये सभी आपके मोलस्का के संघ में आते हैं। नीमोडोटा जो होते हैं ये गोलक्रमी होते हैं, मतलब कि ये आपके परजीवी वाले होते हैं। तो नीमोडोटा आपके क्रमजीवी हो गए, अर्थोपोडा में कीट हो गए, एकाइनोडर्मोटा समुद्री जीव हो गए और मोलस्का में कवच से जो ढके होते हैं वे आपके जीव आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक का कंबला त्यौहार किससे संबंधित है, आपको बताना है। देखिए कर्नाटक में जो कंबला त्यौहार होता है इसमें भैंसों की दौड़ कराई जाती है, उसके साथ साथ उसका मालिक जो होता है वो भी दौड़ता है। तो उसमें पानी और कीचड़ का रास्ते में आपने देखा होगा कि भैंसों की दौड़ कराई जाती है और ये लगभग आपकी अक्टूबर माह के पास में, जब धान की कटाई के बाद में कराई जाती है भैंसों की दौड़, ये कर्नाटक में आपकी होती है। ठीक है, अगर सांडों की लड़ाई या फिर बुल फाइटिंग आपसे पूछेगा तो किस देश में होती है, तो स्पेन में जो है ये सांडों की लड़ाई जो है ये फेमस है। अगर भैंसों की दौड़ पूछेगा तो कर्नाटक के कंबाला त्यौहार में ये आपकी की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि के वेग के बारे में पूछा जा रहा है, तो चलिए देख लेते हैं चारों ऑप्शनों को। ध्वनि के वेग कहाँ पर बढ़ता है, कहाँ पर घटता है, ये आपको बताना है। तो ध्वनि का वेग जो निर्भर करता है किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये बात आप लोग ध्यान में रख लीजिए। दाब पर निर्भर करता है कि नहीं, ताप पर कैसे निर्भर करता है, आर्द्रता पर कैसे निर्भर करता है, मतलब कि ह्यूमिडिटी पर। तो अगर ताप समान रहता है तो ध्वनि की चाल जो है वो दाब पर डिपेंड नहीं करती है। दाब कितना ही बढ़ाइए कोई दिक्कत नहीं है, ध्वनि का वेग नहीं चेंज होगा। ताप पर प्रभाव होता है, ताप बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप तापमान बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि का वेग जो है 0.6 मीटर पर सेकंड जो है
बढ़ जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग इतना बढ़ जाता है। आर्द्रता मतलब कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब बारिश में ध्वनि का वेग जो है बढ़ जाता है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक ध्वनि का वेग होता है, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर अधिक होता है और मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, लास्ट वाला। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी निम्न प्रतिरोधकता होती है, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर देखिए रेजिस्टिविटी प्रयोग किया जाता है फार्मूले में, जब आप पढ़ते होंगे R बराबर रो L बाई ए, जहाँ पर रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, मतलब कि प्रतिरोधकता। इसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर और टेम्परेचर पर। ये 2 चीज़ों में रेजिस्टिविटी जो है डिपेंड करती है। तो अगर निम्न प्रतिरोधकता है, तो अगर प्रतिरोधकता निम्न है तो उसमें विद्युत की चालकता ज़्यादा होगी, तो सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। तो नाइक्रोम को आपको मालूम है इसमें विद्युत का प्रभाव अच्छे से होता है, क्योंकि इसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है और जितनी लो रेजिस्टिविटी होगी उतनी विद्युत की चालकता उसमें ज़्यादा होगी। ग्लास हो गया, इबोनिट लिखा गया, इबोनिट मतलब होता है एक प्रकार का रबड़ है, और हीरा हो गया, ये सभी आपको मालूम है ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक इसीलिए होते हैं क्योंकि इनकी जो प्रकृति होती है वो हाई रेजिस्टिविटी होती है। हाई रेजिस्टिविटी कारण जो है विद्युत इसमें प्रवाहित नहीं हो पाती है। और नाइक्रोम आपका हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सब की प्रतिरोधकता जो होती है वो निम्न होती है, तभी इनमें विद्युत का प्रभाव हो पाता है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुजरात राज्य के उस शहर का नाम आपको बताना है जहां अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 4 ऑप्शन में से बताइए। तो गुजरात का जो हीरे के लिए फेमस है वो सूरत शहर फेमस है। दुनिया के 10 अगर हीरे अगर बन रहे हैं तो उसमें 8 जो हीरे हैं वो गुजरात में ही आपके बनाए जाते हैं। गुजरात में क्या किया जाता है, कटिंग की जाती है हीरे की और पॉलिश की जाती है। ठीक है, कटिंग और अपनी पॉलिशिंग के लिए जो है गुजरात का सूरत जो है ये फेमस है। तो अगर दुनिया के 10 हीरे बनाए जा रहे हैं उसमें 8 आपके सूरत से ही कटिंग और पॉलिश किए जाते हैं। अगर हम हीरे की बात करेंगे, भारत में हीरा कहाँ पर पाया जाता है, तो पन्ना की खान से जो है हीरा निकलता है, जो कि आपकी एमपी में पड़ती है। और भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर है, नोट डाउन कर लीजिएगा, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर है, ये आपका सूरत गुजरात के अंदर है, जहाँ पर हीरे के बारे में शिक्षा दी जाती है और इसीलिए फेमस है आपका सूरत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक गेंद को 40 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड बाद विस्थापन का परिणाम कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और आप कर सकते हैं। ऊपर की ओर फेंका जा रहा है ना, तो जी को आपको निगेटिव करना पड़ेगा और फार्मूला लगाना पड़ेगा विस्थापन का, एस बराबर यू टी माइनस कर दीजिए 1/2 GT²। ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो माइनस की जगह पर प्लस हो जाता है। एस की वैल्यू आपको निकालनी, प्रारंभिक वेग आपको 40 दे रखा है, 40 रख लीजिए। समय आपको 6 सेकंड का पूछा गया है 1/2। जी की वैल्यू 10 इसने कहा है, रख लीजिए। और समय आप फिर से इसका स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। 36 को यहाँ पर से काटेंगे 18 आ जाएगा और 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, तो 6 चौको 24 और माइनस 180 घटाएंगे तो आपको 60 मिल जाएगा। तो 60 मीटर यहाँ पर से विस्थापन मिल जाएगा, ये कि आपके परिणाम पूछा गया है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको प्लस का निशान प्रयोग करना है, कहाँ पर आपको माइनस का। और गति का यहाँ पर हमने दूसरे नियम का प्रयोग किया है, जो वैल्यू हमको यहाँ पर दी गई थी। अब देखिए कथन में आपको दिया गया है कि H2S हवा में जलता है और H2O और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। क्या बात ये सही है? उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन जो है इतने रूपों में होता है, ये बात सही है कि नहीं, इन दोनों कथनों में आपको चुनाव करना है। तो H2S जो है अगर ये जलता है, मतलब कि हवा में O2 के साथ में रिएक्शन करने के बाद जो है ये SO2 बनाता है और H2O बनाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो H2S एक विषैली और जहरीली गैस है
जब ये जलती है तो इससे और भी विषैली गैस जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाती है, जो शरीर के लिए घातक होती है। तो ये बात तो सही हो गई कथन की। दूसरे में कह रहा है उष्मा की उपस्थिति से फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट मतलब कि FeSO4 को कह रहा है अगर हम इसे गर्म कर दें, अगर हम इसे गर्म करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 में चेंज हो जाता है। ये बात भी सही है, ठीक है। तो फेरस सल्फेट का अपघटन करने पर ये आपका इन 3 रूपों में चेंज हो जाता है। दोनों इसके कथन सही होंगे। इन रिएक्शन को आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कथन ए और कथन बी दोनों सही होंगे। अब देखिए पूछा जा रहा है कौन सा काम जो है वो अधिक कर सकता है, ये आपको बताना है। एक घूमता हुआ पहिया लिखा गया, बंदूक की एक चलती हुई गोली लिखी गई है, गतिशील पत्थर और एक उठाया गया हथौड़ा। तो कार्य कब ज़्यादा होगा? देखिए कार्य बराबर क्या होता है, F/S होता है। तो जहाँ पर विस्थापन ज़्यादा होगा वहीं पर कार्य सबसे ज़्यादा होगा। तो बंदूक की गोली जब चलेगी तो सबसे तेज चलेगी और सबसे दूर तक जाएगी, तो उसमें विस्थापन भी ज़्यादा होगा। गतिशील पत्थर ज़्यादा दूर जा ही नहीं पाएगा। उठाया गया हथौड़ा कितने ऊपर तक आप उठाएंगे, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो वर्क आपका mgh भी होता है। तो जब आप उसको बहुत ऊपर से उठाएंगे तब जाकर के उसमें कार्य अधिक होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उठाया गया हथौड़ा में उतनी नहीं होगी। घूमता हुआ पहिया भी अगर देखा जाए तो वर्क तो उसका अगर एक चक्कर लगाएगा तो वर्क तो 0 ही हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है बंदूक की गोली सही करने का, क्योंकि इससे जो है विस्थापन भी आपका ज़्यादा पैदा होगा और कार्य भी अधिक हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम आपको बताना है। इस जगह पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा केप हॉर्न कहते हैं इसे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कहाँ पर केप हॉर्न है। तो ये देखिए ये नक्शा है आपका दक्षिण अमेरिका का, ये नक्शा है, ठीक है। और इसके अगर दक्षिणतम पॉइंट में यहाँ पर केप हॉर्न लिखा गया है ना, तो इधर देखिए पैसिफिक ओशियन है, मतलब कि प्रशांत महासागर है, और इधर आपका अटलांटिक महासागर है। ये दोनों आपस में इधर जब आती हैं, इधर से और इधर से जब पानी आता है तो दोनों के मिलान पॉइंट में यहाँ पर केप हॉर्न नामक जगह है। तो यही आपसे पूछा गया था कि दक्षिण अमेरिका का जो दक्षिणतम पॉइंट है जहाँ पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर मिलते हैं तो उसे कहा जाता है केप हॉर्न। और देखिए एक और आपका देखिए इसे देखिएगा, अफ्रीका का जो लास्टतम पॉइंट है इसे कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। जो अफ्रीका का अगर आप देखेंगे यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है और इधर आपका हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर और अटलांटिक ओशियन का जब आपस में यहाँ पर लास्ट में इधर मिलान होता है तो यहाँ पर केप ऑफ गुड होप ये साउथ अफ्रीका में आपका पड़ता है। इसी रास्ते से होकर के वास्को डी गामा जो है भारत में आया था। तो केप ऑफ गुड होप अटलांटिक ओशियन को हिंद महासागर से जोड़ता है, और केप हॉर्न जो है ये किसको किससे जोड़ता है, जो आपके ऑप्शन में पूछा गया था प्रशांत महासागर को अटलांटिक से जोड़ता है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो कथन 1 में लिखा गया कि H2SO4 का प्रयोग जो है वो पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और उसके अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। दूसरे में लिखा गया सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। तो इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला वाला तो सही है। H2SO4 का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, पेट्रोलियम के परिष्करण मतलब पेट्रोलियम को शुद्ध करने के रूप में करते हैं। उर्वरक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। दवा के उत्पादन में विस्फोटक सामग्री भी H2SO4 से बनती है, और बैटरी में जो आपका पड़ता है एसिड वो भी आपका H2SO4 ही होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है इसकी मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण नहीं होती है, OH- आयन के कारण होती है। समझ गए। तो ये गलत हो जाएगा और पहला वाला सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक ही सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए हाइड्रोकार्बन जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना हमेशा। एक आपका होता है एलिफैटिक, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। एक होता है आपका एलिफैटिक और एक होता है आपका एरोमेटिक। तो एलिफैटिक जो होती हैं ये खुली संरचना वाली होती हैं, और ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सेचुरेटेड जिसे हम लोग संतृप्त कहते हैं, और एक आपका होता है अनसेचुरेटेड।
इसे कहते हैं अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सेचुरेटेड में आपके जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वे संरचनाएं आती हैं, और अनसैचुरेटेड में आपके डबल बॉन्ड वाली संरचनाएं आती हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाली संरचनाएं आती हैं। तो सिंगल बॉन्ड में क्या आते हैं, सिंगल बॉन्ड में आपके एल्केन्स आते हैं। तो एल्केन के जो होंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपके आएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएंगे। सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अनसैचुरेटेड में आपके एल्कीन आती हैं डबल बॉन्ड वाली, और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन आते हैं। तो एल्काइन और एल्कीन जो आएंगे वो अनसैचुरेटेड में आपके आते हैं। ठीक है, समझ गए। और एरोमेटिक जो होती हैं वंश रचना वाली होती हैं, जैसे आपका बेंजीन हो गए, तो ये सभी आपके एरोमेटिक में आते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है महिलाओं की यौवन की शुरुआत किससे होती है, ये आपको बताना है। तो सही ऑप्शन होगा इसका रजोदर्शन, इंग्लिश में कहते हैं मेनार्की। जब लड़कियों की अवस्था जो है ये 12 से 14 वर्ष की हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है, तो उसी को कहते हैं मेनार्की। तो यहाँ से यौवन की शुरुआत हो जाती है। रजोनिवृत्ति जब होती है, जब मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, ये 40 से 50 की अवस्था के बीच में महिलाओं में होती है। जब एमसी आना बंद हो जाती है उसे कहते हैं रजोनिवृत्ति। किशोरावस्था आप सभी को मालूम है कि जो उम्र होती है 10 से लेकर के 24 वर्ष तक, ये आपकी किशोरावस्था की उम्र मानी जाती है। माहवारी जो मासिक चक्र का आना होता है, हर महीने जो मासिक चक्र आता है, मेंस्ट्रुएशन सर्किल जो आती है, वही आपकी माहवारी होती है। तो यौवन की शुरुआत के लिए सही करना है आपको मेनार्की, जो कि लड़कियों में आपकी 12 से 14 वर्ष की अवस्था से स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अपक्रिया करती हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा सा इसके पहले वाले सेट में कराया था, और वो घुमा करके पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अपक्रिया नहीं करती है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। अब की बार पूछा गया कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ में शीघ्रता से अपक्रिया कर लेती हैं। तो अपक्रिया वही करेगी जो अपक्रियाशील होगी। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया। ऐसी धातुएं जो हैं, अपक्रियाशील धातुएं जो होती हैं, वो ठंडे या गर्म पानी के साथ में अपक्रिया कर लेती हैं, और जो अपक्रियाशील धातुएं नहीं होती हैं वो क्रिया नहीं करती हैं। तो उसमें आपका एल्युमिनियम आ गया, जस्ता आ गया, लोहा आ गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो ये सभी जो है ठंडे या गर्म पानी के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि आपकी कम अपक्रियाशील होती हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि ये भाप के साथ अपक्रिया कर लेती हैं, लेकिन ठंडे या गर्म पानी के साथ में अपक्रिया नहीं करती हैं। तो याद रहेगा आपको। तो पोटेशियम हो गया, लिथियम, सोडियम, ये सभी क्रिया करती हैं। इसी प्रकार के घुमा कर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ तक हमारे 27 क्वेश्चन हो गए। अब 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वाले सेटों में कराए हैं। आपसे पूछा जा रहा है एम सतह या फिर एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा आपको हिंट दे जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ये नाभिक हो गया, नाभिक के बाद पहला सेल जो होता है के सेल होता है, दूसरा एल, तीसरा एम, मतलब कि एम सेल आपसे पूछा जा रहा है। अगर इसमें नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन है, तो पहला हमारा के सेल हुआ, दूसरा एल, और तीसरा एम, और चौथा एन होता है। तो हमने आपको बताया था कि सेलों की संख्या जो अगर ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो आपको जो फार्मूला प्रयोग करना है वो 2n² का प्रयोग करना है। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके आप लोग एम का जो है सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताने का प्रयास करिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, पिछले सेट में मैंने आपको कराया भी हुआ है। अब एक क्वेश्चन देखिए और है जो सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर एम द्रव्यमान की वस्तु है, वी के साथ में गति कर रही है, और के उसकी काइनेटिक एनर्जी है। अगर वेग को दुगना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। इस फार्मूले का प्रयोग करिएगा और बताइएगा अगर वेग को 2 गुना कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, थोड़ा थोड़ा आपके लिए हिंट दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। तो इन 29 प्रश्नों में से आपने कितने क्वेश्चन सही करने का प्रयास किया, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। मेरी आशा है कि कम से कम अगर आपने इस सेट के 23 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में आएंगे। अगर आपने 20 तक सही किए हैं तो आप एक मीडियम स्टूडेंट की श्रेणी में हैं, और थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखे गए थे, तो अगर आप 20 से 21 भी कर लेते हैं तो आपका स्कोर जो है वो बेहतर माना जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। किसी प्रश्न में आपको डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। हम आपको लगातार देखिए साइंस के और जीके के सेट दे रहे हैं। ये हमारा 14 नंबर सेट था। इसके पहले भी हमने आपको
13 सेट कराए हैं, जिन्हें आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर से देख लीजिएगा। इससे आपको थोड़ा सा साइंस पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि जो पिछले बार का पेपर हुआ था उसमें साइंस के बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे और वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अब थोड़ा रेपिटेशन वाले जो क्वेश्चन हैं उनको कम करते जा रहे हैं और नए नए क्वेश्चन आपको अब जो अगले सेट आपको मिलेंगे उनमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।